नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके सामने हाजिर हैं फ़िज़िक्स वन लाइनर के अंदर पार्ट 2 लेकर। जैसा कि आपको पता है कि जनरल साइंस की कैटेगरी के अंदर हम लोग फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो इन तीनों को 3 अलग-अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 9 आपके पास सेशन होंगे, जहाँ पर 3 सेशन फ़िज़िक्स के, 3 सेशन केमिस्ट्री के और 3 सेशन बायो के होंगे। आज फ़िज़िक्स के वन लाइनर का सेशन नंबर 2 है, यानी कि क्लास नंबर 2 है, जहाँ पर हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए तो सेशन को एंजॉय करें। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज का फर्स्ट नंबर ऑफ वन लाइनर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला और उसकी यूनिट क्या है? तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो सरफेस टेंशन की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट, वाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल। बारिश की बूंदें स्फेरिकल शेप में क्यों होती हैं? तो वो सरफेस टेंशन की वजह से होती हैं। सरफेस टेंशन उसको एक स्फेरिकल शेप में बनाए रखती है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। जब टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड का, सरफेस टेंशन क्या होती है? घटती है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर? तो वो होती है ज़ीरो। सरफेस टेंशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज ज़ीरो। नेक्स्ट, विच हैज़ मोर सरफेस टेंशन, वाटर और ऑयल? इनमें से किसके अंदर सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, पानी के अंदर कि ऑयल के अंदर? तो इसका आंसर है पानी, यानी कि वाटर के अंदर। नेक्स्ट, ड्यू टू विच फोर्स मरकरी डज नॉट स्टिक टू ग्लास। किस फोर्स की वजह से जो मरकरी होता है, ठीक है, वो कांच से चिपकता क्यों नहीं है? वो एडेसिव फोर्स की वजह से चिपकता नहीं है। पारा की बात कर रहे हैं, मरकरी की। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द राइजिंग ऑफ द केरोसिन इन द लैम्प। जो आप देखते होंगे, जो केरोसिन, जो इसको लैंप हम यूज़ करते हैं गांव में, जब लाइट नहीं आती तो लैंप यूज़ करते हैं, लालटेन जिसको कहा जाता है, उसमें केरोसिन ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो किस वजह से? वो सरफेस टेंशन की वजह से। व्हाट कॉजेज द राइजिंग ऑफ एन इंक इन ए ब्लॉटिंग पेपर। जब हम केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ब्लॉटिंग पेपर यूज़ करते हैं, और ब्लॉटिंग पेपर पर जब इंक डाली जाती है तो इंक ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो वो किस वजह से है? वो कैपिलरिटी की वजह से है। नेक्स्ट, वाई लिक्विड राइज टू अ हायर हाइट देन वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब। एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड एक हायर हाइट तक जाता है पानी के कंपेरिजन में। तो वो किस वजह से होता है? वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर द स्पीड ऑफ लाइट। किस साइंटिस्ट ने स्पीड ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था? तो उनका नाम है रोमर। नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है, फिगर दिख रही है उनकी। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं उसको समझते हैं। ऐसी वेव्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब ये दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं। एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जो ये वेव जिस दिशा में आगे बढ़ेगी, वो दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उन दोनों के ही 90 डिग्री में होगी। यानी कि जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल में है। तो जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस दिशा में ट्रेवल कर रही है, वो क्या है? वो एक्स की दिशा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वाई की दिशा में है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जेड की दिशा में है। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, वेव का आगे बढ़ने की जो दिशा है, वो क्या है? एक्स है। तो एक्स वाई जेड तीनों आपस में क्या होते हैं? 90 पे होते हैं। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो लाइट वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव, ये तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर में रहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे। विच कलर है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो किस कलर की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है? जैसे कि नीचे चार्ट है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। सबसे कम वेवलेंथ है 380 से 450 नैनोमीटर, जो कि वॉयलेट की है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। स्पीड ऑफ लाइट किस में मैक्सिमम होती है? तो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ लाइट। बाय व्हाट परसेंट द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन एयर एज कंपेयर टू वैक्यूम। वैक्यूम के कंपैरिजन में लाइट की स्पीड, लाइट की गति, प्रकाश की गति एयर से कितना कम होती है? मतलब एयर में कितना कम होती है वैक्यूम के कंपैरिजन में? तो वो होती है 0.03% कम होती है एयर में
प्रकाश की गति एज कम्पेयर टू वैक्यूम। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन सनरेज, सूर्य की किरणों में कितने कलर होते हैं, तो 7 होते हैं। जैसे कि आपको पता है अगर हम प्रिज्म के थ्रू एक वाइट लाइट को पास कराएं तो वो 7 रंगों में टूटती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कि इंद्रधनुष के भी रंग होते हैं। तो जब बारिश के मौसम के बाद क्या होता है कि जब सूरज निकलता है, सूर्य की किरणें जब बारिश की बूंदों से पार होती हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंद्रधनुष में कन्वर्ट हो जाती है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ, सूरज से धरती तक पहुंचने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड। विच इवेंट प्रूव्ड द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, लाइट का ट्रांसवर्स नेचर किससे प्रूव हुआ, तो वो हुआ पोलराइजेशन ऑफ लाइट से प्रूफ। स्नेल्स लॉ इज रिलेटेड टू, स्नेल्स लॉ किससे संबंधित है, तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो कुछ या तो परपेंडिकुलर की तरफ मुड़ता है या परपेंडिकुलर से दूर भागता है। अगर दूसरा मीडियम ज़्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो परपेंडिकुलर की तरफ मूव होगा, और दूसरा मीडियम की डेंसिटी पहले मीडियम के कंपैरिजन में कम है तो परपेंडिकुलर से दूर भागेगा। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है यही क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, विच मिरर इज यूज फॉर साइड व्यूइंग इन व्हीकल्स, जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल होते हैं, बाइक, कार, बस वगैरह, तो इनमें जो साइड में जो मिरर लगा होता है यहाँ से जिससे हम पीछे की तरफ देखते हैं, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, कौन सा मिरर लगा होता है, तो वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। विच मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर, कार, हेडलाइट। अब बात करें सोलर कुकर में कौन सा मिरर यूज़ होता है, या फिर जो हमारे कार होते हैं उनकी हेडलाइट में कौन सा यूज़ होता है, तो वो होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, हेडलाइट के अंदर आप देखोगे कांच होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है और ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स के साइड में जो साइड मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगला देखते हैं, तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर आपको दो दिखा दिए गए। सोलर कुकर में यूज होता है कॉनकेव मिरर, और जो हमारे वाहन हम यूज़ करते हैं उसके साइड में जो मिरर लगा होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो किसी वाइट लाइट का अपने जो कलर 7 कलर होते हैं उनमें टूटने को बोलते हैं हम डिस्पर्जन। द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, तो अगर आसमान का कलर ब्लू दिखता है तो वो किस वजह से है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एसएससी रेलवे में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इस सेशन को बहुत ध्यान से देखें। What type of lens is used to correct far sightedness and near sightedness, यानी कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में कौन कौन से लेंस यूज होते हैं, तो दूर दृष्टि दोष में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है और निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव लेंस यूज होता है। एन एयर बबल इन वाटर एक्ट्स एज अ कॉनकेव लेंस, यानी कि पानी के अंदर अगर एयर का बबल है तो वो कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा, अवतल लेंस की तरह। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज, वो लार्ज और रियल होती है। वट टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन कैमरा, कैमरा के अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। प्राइमरी कलर्स आर, अब प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। इन 3 कलर का इस्तेमाल करके हम बाकी सारे कलर्स बना सकते हैं, तो रेड, ब्लू और ग्रीन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर्स। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन ड्यू टू, कभी भी लाइट एक सीधी दिशा में नहीं ट्रेवल करेगी, किस वजह से, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा थोड़ा मुड़ती रहती है। जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो थोड़ा थोड़ा मुड़ती जाती है। वट इज़ द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इफ ए बॉडी इज टाइड टू अ स्प्रिंग इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड देन रिलीज्ड, अगर किसी चीज़ को हम स्प्रिंग से बांध दें, लटका दें और उसे थोड़ा सा खींच के छोड़ दें तो उसके अंदर जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑन वट फैक्टर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स, एक सिंपल पेंडुलम के अंदर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड करती है, तो सिंपल पेंडुलम की लंबाई और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी की वैल्यू जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाउ लॉन्ग डज द पेंडुलम वाइब्रेट विद अ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड, एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड के साथ पेंडुलम कब तक वाइब्रेट करता रहेगा, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक वाइब्रेट करता रहेगा। व्हाट इज़ द ऑसिलेशन इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार, वायलिन एक्सेट्रा कॉल्ड, जो सितार, वायलिन होते हैं जिनको हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जिनको ऑपरेट करते हैं, तो
उसमें जो ऑसिलेशन होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्योंकि हम बार बार उनको तार जो होते हैं उनको टच करते हैं और उससे वो ऑसिलेट होने के बाद ध्वनि निकालते हैं। वेयर इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मैक्सिमम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो मैक्सिमम कब होगा, तो वो एंड पॉइंट्स पर होगा, यानी कि जब वो दाहिनी तरफ या बाईं तरफ एक्सट्रीम पॉइंट पर जाएगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। जिस रस्सी से या जिस धागे से बांधा गया है उसकी लंबाई कितनी है उस पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। on which waves it is necessary for which waves it is necessary to have the presence of elasticity and inertia of the physical medium, यानी कि ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इलास्टिसिटी हो और इनर्शिया हो फिजिकल मीडियम में, तो वो मैकेनिकल वेव्स के लिए है। साउंड वेव्स आर एग्जांपल्स ऑफ, साउंड वेव्स किसका एग्जांपल है, साउंड वेव्स आर एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के माध्यम से आगे बढ़ती रहती हैं तो और एक स्ट्रेट लाइन में जाती हैं, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ और वो वेव आगे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, विच वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फ्रॉम प्रोपेगेशन, विच वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिनको के कोई माध्यम नहीं चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स जो आ रही हैं उनको डिफ्लेक्शन करने के लिए कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर रेस्पॉन्सिबल है, तो वो है आयनोस्फेयर। अब आप सामने देख रहे हैं कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में क्या होता है, आयनोस्फेयर। विच मेथड इज़ यूज टू लोकेट सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट अंडर सी, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सोनार मेथड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन एयर, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एयर में स्पीड कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियो वेव्स, ध्वनि वेव्स की जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी की एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है, तो वो है बेल, बी। व्हाट इज़ डेसिबल, डेसिबल क्या होता है, इट इज़ अ यूनिट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एक्सपेरिमेंटल यूनिट अलग होती है जो कि बेल है, और जो एसआई यूनिट है वो डेसिबल है, इट इज़ यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हाउ मेनी डेसिबल्स आर देयर इन अ बेल, एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं, तो एक बेल में 10 डेसिबल होते हैं। विच डिवाइस इज़ यूज टू कीप द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तापमान को कांस्टेंट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, तो वो होता है थर्मोस्टेट, जो कि आप देखते होंगे रेफ्रिजरेटर हम घर में यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी थर्मोस्टेट यूज़ होता है ताकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहे। विच लिक्विड रिक्वायर डिक्रीजेज इन वॉल्यूम ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर किसी लिक्विड को हीट किया जा रहा है तो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ करेगा, वो है वाटर। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट की एसआई यूनिट क्या है, जूल पर किलोग्राम केल्विन। व्हाट इज़ द सेफ टेम्परेचर फॉर कीपिंग द फूड फ्रेश इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर खाने पीने की चीज़ों को फ्रेश रखने के लिए सेफ टेम्परेचर क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस। विच गैस इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट यानी कि ठंडा करने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है, फ्रीऑन यूज़ होती है, मेनली फ्रीऑन F12। हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ थ्रू, हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ थ्रू रेडिएशन, यानी कि सूरज से धरती पर जो हीट आती है वो रेडिएशन के तरह, रेडिएशन के मेथड कहते हैं उसको, उससे आती है। वेयर डज द मेल्टिंग ऑफ आइस अकर ऑन अ ग्लेशियर, एक कोई ग्लेशियर है मतलब बर्फ़ की चट्टान है, उसके अंदर जो आइस पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी, वो कहाँ से पिघलेगी, सबसे पहले बॉटम से पिघलना स्टार्ट करती है, नीचे से। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल पे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 310 डिग्री सेल्सियस। अब 310 कैसे आया, देखिए 310 में से अगर 273 माइनस करेंगे तो आएगा 37, तो 37 डिग्री सेल्सियस एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है सेल्सियस में, और केल्विन में क्या हो जाएगा 310, यानी कि उसमें 273 ऐड कर दिया हमने। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते हमारी बॉडी की हीट को बाहर निकलने का, यानी कि दे डू नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू एस्केप।
एट वट टेम्परेचर द वाटर बॉयल्स ऑन द माउंटेन्स, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री से कम पर ही पानी बॉयल करने लगता है माउंटेन्स पे। वट हैपन्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन आइस मेल्ट्स, जब बर्फ़ पिघलेगी तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो घटेगा, डिक्रीज करेगा। वट डज मिक्सिंग सॉल्ट विद आइस अफेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट, हाउ डज मिक्सिंग सॉल्ट विद आइस अफेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट, अगर आइस में हम नमक मिला देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वट इज़ द सोर्स ऑफ हीट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पे हीट का सोर्स क्या है, तो वो सोलर एनर्जी है। हमें हीट कहाँ से मिलती है, सनरेज से ही मिलती है। वट काइंड ऑफ चेंज इज टर्निंग ऑफ आइस इनटू वाटर, बर्फ़ का पानी में पिघलना, ये कौन सा चेंज कहलाएगा, ये फिजिकल चेंज कहलाएगा। वट इज़ द नेचर ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इक्वल चार्जेस, दो चार्जेस अगर इक्वल हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, वो रिपल्सिव होगा। और अगर अनइक्वल होते, यानी कि अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो रिपल्सिव होगा, और प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव होगा। व्हाट इज़ यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है, तो चार्ज की यूनिट है कूलम। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन जूल, वोल्ट एंड कूलम इज, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वोल्ट, जूल एंड कूलम इज 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. What is the unit of electric field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम यानी कि स्टैंडर्ड सिस्टम में कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, फेराड है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स के अंदर किस प्रकार की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Voltaic cells are called as primary cells. Dry cell is an example of primary cell. What is the value of electromotive force of Lagrange cell and voltaic cell? तो Lagrange cell में electromotive force की जो वैल्यू है 1.5 वोल्ट होती है और voltaic cell में 1.08 वोल्ट होती है। According to which law the current flowing in a conductor at a constant temperature is proportional to the potential difference across the conductor? तो ये होता है ओम्स लॉ की वजह से। अब एक बहुत ही अच्छा आपको डायग्राम सामने दिख रहा है ओम्स लॉ का, ये कहेंगे हम ओम्स लॉ का एक तरह से व्हील या सर्किल। देखिए ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है, वी, आर, आई एंड पी। तो वी मतलब वोल्ट, अब वी की वैल्यू होती है आई आर, वी की वैल्यू पी अपॉन आई भी होगी, वी की वैल्यू अंडर रूट पी अपॉन आर भी होगी। आर क्या है, रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, पी अपॉन आई स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन पी। आई की बात करें, करंट की बात करें तो वो वी अपॉन आर होगा, पी अपॉन वी होगा या अंडर रूट पी अपॉन आर हो जाएगा। और पावर की बात करें वाट में तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आर इंटू आई स्क्वायर। तो ये जो एक सर्किल है ये ओम्स लॉ को डिनोट कर रहा है। तो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ ही वह नियम है जिसके तहत कि अगर किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर फ्लो हो रहा है तो उस करंट का जो वैल्यू होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस जितना लगाया गया उस कंडक्टर के अक्रॉस उस पर उसके प्रोपोर्शन में करंट फ्लो होता है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, या इसको महो कह दिया जाता है, एमएचओ। थर्मिस्टर इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगी, टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। सीमेंस इज द यूनिट ऑफ, सीमेंस किसकी एसआई यूनिट है, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो वो होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। विच मेटल एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा मेटल एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो नाइक्रोम एक एलॉय है जो कि निकल और क्रोमियम से बनता है, वो यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक हीटर में। विच मोटर हैज़ हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क किस मोटर का होता है, सिंक्रोनस मोटर का होता है। अब ये एक आप फिगर देख रहे हो जिसमें आपने सिंक्रोनस मोटर आपको दिखाई है, ठीक है। तो ये मोटर का टॉर्क क्या होता है, हाईएस्ट होता है। द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी चेंज्ड बाय, डीसी मोटर की स्पीड चेंज कैसे हो सकती है, बाय वेरिंग द करंट चेंज करके। विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इसका आंसर है सिल्वर। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस फिल होती है, नाइट्रोजन। विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर वी कैन मेजर करंट। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई सिस्टम, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डज द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास पॉइंट, अगर मैग्नेटिक कंपास हमारे सामने है तो उसकी जो निडल्स होती हैं वो किस दिशा को डिनोट करती हैं,
तो वो डिनोट करती है मैग्नेटिक नॉर्थ को और मैग्नेटिक साउथ को। दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म हुआ। हमने 100 के आसपास इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस किए फिज़िक्स के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा, उसके अंदर हम फिज़िक्स का पार्ट 3 लेके आएंगे। देन फिर हम केमिस्ट्री पे स्विच करेंगे, उसके बाद हम बायो पे स्विच करेंगे। तो अगर आपने सेशन को एंजॉय किया होगा तो आप इसे लाइक करें और साथ में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।